हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्सिव नॉर्म स्पेसेस। इन्हें डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइसोमॉर्फिज्म को। दो नॉर्म स्पेसेस के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? फर्ज करें हमारे पास x और y दो नॉर्म स्पेसेस हैं। t एक ऑपरेटर है x से y पे सच दैट t इज़ लीनियर, यानी t अल्फ़ा u प्लस बीटा v इज़ इक्वल टू अल्फ़ा t u प्लस बीटा t v। t is bijective, that is t is 1 to 1 and t is on to. T is norm preserving, that is the length of tx is same as the length of x for every x in x. अगर किसी ऑपरेटर में ये तीन खूबियाँ हों कि वो लीनियर हो, यानी वो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करे, वो बाइजेक्टिव हो यानी दो मैपिंग का साइज सेम यानी दोनों स्पेसेस का साइज सेम हो, वो नॉर्म प्रिजर्विंग हो यानी अगर वो किसी वेक्टर x को x से tx पे मैप करता है तो उसकी लेंथ को प्रिजर्व करता है, यानी जो x की लेंथ थी वही लेंथ थी एफ एक्स। इस सूरत में x y के आइसोमॉर्फिक कहलाएगा, यानी x और y आइसोमॉर्फिक नॉर्म स्पेसेस कहलाएंगे। अब हम तीन नॉर्म स्पेसेस कंसिडर करने जा रहे हैं। नंबर वन, any norm space x. Start with any norm space x. X is any arbitrary norm space. Dual space of x prime. This is the space of all bounded linear functionals on x. It's bidual, x double prime. This is the space of all bounded linear functionals on x prime. It is the dual space of x prime. It is also called second dual space of x. इनके एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं। x के एलिमेंट हैं स्मॉल x, ये वेक्टर्स हैं। x प्राइम के एलिमेंट्स को हम f के साथ रिप्रेजेंट करने लगे हैं। x डबल प्राइम के एलिमेंट्स को हम g के साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब हम x और x डबल प्राइम के दरमियान एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं जो रिफ्लेक्सिव स्पेसेस की डेफिनेशन का बायस बनेगा। फॉर एनी फिक्स्ड x इन x हम एक फंक्शनल डिफाइन कर सकते हैं gx x प्राइम पे, विच इज डिफाइंड एज gx। अब x प्राइम के अंदर जो एलिमेंट है वो हम f के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो gx अप्लाई होगा f पे और इसका आंसर आएगा f ऑफ x, वेयर व्हाट इज f ऑफ x? f जब x पे अप्लाई हो रहा है तो ये फील्ड के एलिमेंट दे रहा है, सो f ऑफ x इज एन एलिमेंट ऑफ k. इन दिस वे gx इज ए फंक्शनल डिफाइंड ऑन x प्राइम. नाउ वी प्रूव दैट this gx is a bounded linear functional on x prime so that gx belongs to x double prime. इस तरह से हमारे पास एक मैपिंग बन जाया करेगी x से x डबल प्राइम पे। लिहाजा पहले हम ये प्रूव करते हैं कि gx बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। इसके लिए ये मैपिंग अच्छी तरह से आप देख लें कि gx f पे अप्लाई कैसे करना है। ये f जो है, ये जो सब में x लिखा है इस पे अप्लाई हो जाएगा fx. Now we prove that gx is linear. लीनियर के लिए आप दो वेक्टर ले लें f1 f2, दो स्केलर ले लें अल्फ़ा बीटा। आप gx अप्लाई करें अल्फ़ा f1 प्लस बीटा f2 पे, तो अब ये gx किस तरह अप्लाई होगा? ये बन जाएगा अल्फ़ा f1 प्लस बीटा f2 ऑन x. अब ये दोनों मैपिंग अलग अलग x पे अप्लाई हो जाएंगी, अल्फ़ा f1x प्लस बीटा f2x। अल्फ़ा स्केलर साइड पे हो जाएगा अल्फ़ा f1x प्लस बीटा f2x. नाउ what is f1x? f1x is actually gx f1, f2x is actually gx f2, so g of x is linear. Now we prove gx is bounded. gx f का आप मॉड लें, gx f पे अप्लाई करें तो ये f of x बन जाएगा। f क्योंकि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, so f of x mod is less equal to length of f into length of x. अब ये x आपके पास क्योंकि फिक्स है, लिहाजा x की जो लेंथ है ये कांस्टेंट है। सपोज ये c के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू सी एफ नॉर्म, सो gx f mod is less equal to c f norm. This shows that gx is bounded because this is definition of bounded linear functional. Now because gx is bounded linear functional, so gx belongs to x double prime, where x double prime is the space of all bounded linear functionals on x prime. We see that the length of gx is same as the length of x. gx की लेंथ है supremum of gx f over length of f, where gx f is equal to fx, so this is f of x over length of f.
हान-बानाक थ्योरम के क्रॉली के मुताबिक दिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एक्स, सो लेंथ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एक्स। लिहाजा अब आपने देख लिया कि हर एक्स के करस्पॉन्डिंग एक्स डबल प्राइम में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। अब हम एक्स और एक्स डबल प्राइम के दरमियान एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम कैनोनिकल मैपिंग कहते हैं। टू एवरी एक्स इन एक्स देयर करस्पॉन्ड्स ए यूनिक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जी एक्स इन एक्स डबल प्राइम। This defines a mapping C from x to x double prime as Cx is equal to Gx। ये मैपिंग बुनियादी तौर पे x को उस Gx पे मैप कर रही है जो उसके corresponding हमने फाइंड किया। This mapping is called canonical mapping of x into x double prime। We prove that this mapping C is linear, injective and it preserves the norm। आप अगर गौर करें आइसोमॉर्फिज्म में से एक ही चीज़ रह गई है, ऑन टू नहीं है। लिहाजा इसे हम x डबल प्राइम के बजाय अगर रेंज ऑफ c पे मैप करें तो ये ऑन टू हो जाएगी, क्योंकि रेंज ऑफ c में आते ही वही एलिमेंट है जिसका प्री इमेज पड़ा हो। तो हमारा थ्योरम ये बन जाएगा द कैनोनिकल मैपिंग c फ्रॉम x टू रेंज ऑफ c वेयर रेंज ऑफ c इज सबसेट ऑफ x डबल प्राइम इज एन आइसोमॉर्फिज्म। इसे प्रूव करने के लिए ये मैपिंग याद रखें कि सी एक्स पे अप्लाई होगा तो सी एक्स विल बी जी एक्स वेयर जी एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स डबल प्राइम। नाउ वी प्रूव दैट सी इज लीनियर। लीनियर प्रूव करने के लिए आप इसकी डोमेन में से एक्स और वाई दो वेक्टर लें, दो आर्बिट्रेरी स्केलर लें, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एक लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। अब आप सी को इस पे अप्लाई करें। C इस पे किस तरह अप्लाई होगा? C ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू जी सब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ये एक्स डबल प्राइम के एलिमेंट है, सो ये एक्स प्राइम के एलिमेंट पे अप्लाई होगा। इसे आप एफ पे अप्लाई कर दें। अब जी एफ पे कैसे अप्लाई होगा? दिस इज इक्वल टू एफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। नाउ बिकॉज एफ इज लीनियर दिस इज इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई। Now what is f of x? F of x is actually gxf. Similarly f of y is equal to gyf। अब आप f को बाहर कॉमन ले लें तो ये अल्फा gx प्लस बीटा gy of f। So what is gx? Gx is actually c of x and gy is actually c of y। So c alpha x plus beta y of f is equal to alpha cx plus beta cy of f, and because f is arbitrary and if two functions have same values for every f, it means that both the functions are equal. So c is linear because c alpha x plus beta y is equal to alpha cx plus beta cy। Now we prove that C is isometric. For this it is sufficient to prove that the length of Cx is equal to the length of x. अब C of x is equal to G of. Now we have C of x is equal to Gx, and we already proved that the length of Gx is same as the length of x, so that the length of C of x is same as the length of x, and then C is norm-preserving. A norm-preserving mapping is also an isometric mapping. Now C is 1-1 mapping. 1-1 mapping प्रूव करने के लिए आप डोमेन में से दो एलिमेंट x और y ले लेंगे। आप पुट कर देंगे Cx is equal to Cy, और अगर आप ये प्रूव कर दें कि x equal to y तो इसका मतलब ये होगा कि C is 1-1 mapping. Now if Cx equal to Cy then Cx minus Cy is equal to 0। ये Cy इधर आके माइनस हो जाएगा। C लीनियर है तो आप C को आउटसाइड ले लें। C of x minus y is equal to 0, and if a vector is 0 then its length is also 0 because length of a vector is 0 if and only if it is 0 vector. So the length of Cx minus y is also 0. And what is C of x minus y? This is g sub x minus y, and we know that the length of gx is equal to the length of x, so that the length of gx minus y is equal to the length of x minus y, and x minus y length is equal to 0 if and only if x minus y is equal to 0, and x minus y equal to 0 implies x equal to y. लिहाजा हम ये प्रूव कर चुके हैं कि कैनोनिकल मैपिंग इज लीनियर, इंजेक्टिव एंड आल्सो इट प्रिजर्व्स द नॉर्म. Now this is the motivation behind reflexive norms.
because C from X to R of C, where R of C is subset of X double prime, is an isomorphism. Hence X is isometrically isomorphic to a subspace of X double prime. अब X डबल प्राइम के तो इन जनरल आइसोमॉर्फिक नहीं है क्योंकि ये मैपिंग ऑन टू नहीं है, लेकिन X डबल प्राइम की एक सबस्पेस के आइसोमॉर्फिक ज़रूर है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस C इज़ also called the canonical embedding of X into X double prime. We note that C will not be onto in general, so that the range of C can be a proper subspace of X double prime. क्योंकि ये onto नहीं है, आप जानते हैं कि range of C is equal to X double prime if the mapping is onto, and range of C is proper subset of X double prime if mapping is not onto. So in general, range of C can be equal to X double prime. So in general, range of C may or may not be equal to X double prime. यानी ये हो सकता है कि किसी नॉर्म स्पेस X के लिए रेंज ऑफ C X डबल प्राइम के बराबर आ जाए. ये भी हो सकता है कि R ऑफ C प्रॉपर सबसेट हो X डबल प्राइम के. नाउ दिस इज़ वेरी स्पेशल केस कि भाई अगर आप कैनोनिकल मैपिंग की रेंज फाइंड करें और वो X डबल प्राइम के बराबर आ जाए, बिकॉज इन दैट केस X विल आल्सो बी आइसोमॉर्फिक टू X डबल प्राइम. नाउ दिस इज सफिशिएंट टू Now this is important enough to define. Now such a norm spaces are of special interest and they are given the name reflexive norm spaces. A norm space X is said to be reflexive if the canonical mapping C from X to X double prime is surjective, that is if R of C is equal to X double prime. So ऐसी norm space X reflexive norm space X कहलाएगी कि जिसके लिए कैनोनिकल मैपिंग की जो रेंज है वो X डबल प्राइम के इक्वल आ जाए. यानी कैनोनिकल मैपिंग अगर ऑन टू हो जाए तो हम ऐसी नॉर्म स्पेस को रिफ्लेक्सिव नॉर्म स्पेस कहेंगे. नाउ देयर आर सम रिजल्ट्स अबाउट रिफ्लेक्सिव नॉर्म स्पेसेस. फर्स्ट रिजल्ट ये है कि इफ़ ए नॉर्म स्पेस X इज़ रिफ्लेक्सिव इट इज़ बार्नाक स्पेस. ये बहुत खूबसूरत रिजल्ट है. इसका मतलब ये होगा कि हर रिफ्लेक्सिव नॉर्म स्पेस कंप्लीट होती है. अब आप इसका प्रूफ देखें. X क्योंकि रिफ्लेक्सिव स्पेस है, इसका मतलब ये है कि रेंज ऑफ C इज इक्वल टू X डबल प्राइम, यानी C इस वक्त ऑन टू मैपिंग है, लिहाजा C फिर X से X डबल प्राइम पे एक आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी. एंड इफ देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन X एंड X डबल प्राइम इट मीन दैट X एंड X डबल प्राइम बोथ आर आइसोमॉर्फिक. अच्छा, ऑन द अदर हैंड आप ये जानते हैं कि एवरी ड्यूल नॉर्म स्पेस इज कंप्लीट, कि X चाहे कंप्लीट हो या ना हो, X प्राइम यानी ड्यूल स्पेस हमेशा कंप्लीट होती है, और X डबल प्राइम ये ड्यूल स्पेस है X प्राइम की, लिहाजा X डबल प्राइम जो है ये हमेशा कंप्लीट होगी. और अब इस केस में जबकि X रिफ्लेक्सिव है तो X डबल प्राइम के आइसोमॉर्फिक है. अब अगर दो स्पेसेस आइसोमॉर्फिक हों और उनमें से एक कंप्लीट स्पेस हो तो उसका मतलब ये होता है कि दूसरी भी कंप्लीट स्पेस है. सो बिकॉज दैट X इज आइसोमॉर्फिक टू X डबल प्राइम and X double prime is complete space, therefore X is also a complete space, so that if a norm space is reflexive it is ultimately a Banach space. But converse of the theorem may not hold in general. Now this is for you to prove that CAB is a complete space. You have already proved that it is complete space. Now you need to prove it is not reflexive. लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्पेस रिफ्लेक्सिव होगी तो वो लाजमी कंप्लीट स्पेस होगी, लेकिन अगर एक स्पेस कंप्लीट है तो ज़रूरी नहीं कि वो रिफ्लेक्सिव हो. सो ए रिफ्लेक्सिव स्पेस इज अ कंप्लीट स्पेस बट ए कंप्लीट स्पेस मे और मे नॉट बी रिफ्लेक्सिव. ये थ्योरम अब हमें बहुत सारी एग्जांपल देगा. सिंस एवरी रिफ्लेक्सिव नॉर्म स्पेस इज कंप्लीट, हर रिफ्लेक्सिव नॉर्म स्पेस कंप्लीट होती है, इसका मतलब ये बना कि अगर कोई नॉर्म स्पेस इनकम्प्लीट है तो वो एग्जाम्पल है नॉट रिफ्लेक्सिव स्पेस की, यानी दैट स्पेस कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव. सो स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स विद द मैक्सिमम नॉर्म ये इनकम्प्लीट स्पेस थी, लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकती. स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी विद द रीमान इंटीग्रेबल नॉर्म, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट नॉर्म स्पेसेस, लिहाजा ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकती. तो आप कोई भी इनकम्प्लीट नॉर्म स्पेस ले लें
तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, यानी रिफ्लेक्सिव ना होने की वो एग्जांपल होगी। ये सेकंड थ्योरम है रिफ्लेक्सिव स्पेसेस के बारे में कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज रिफ्लेक्सिव। You already know that finite dimensional spaces are very simple. Now you will learn that if a space is finite dimensional, it is reflexive. हम फर्ज कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्स एन है। अब आप जानते हैं कि फाइनाइट डायमेंशनल के केस में एक्स और उसकी ड्यूल स्पेस की डायमेंशन सेम होती है, लिहाजा डायमेंशन ऑफ एक्स प्राइम, डायमेंशन ऑफ एक्स डबल प्राइम, ऑल आर सेम, ऑल आर इक्वल टू एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डबल प्राइम की डायमेंशन एन है। अब आप आ जाए कैनोनिकल मैपिंग पे, सी फ्रॉम एक्स टू एक्स डबल प्राइम। क्योंकि ये एक इंजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है, आप जानते हैं कि सी इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ नल स्पेस इज इक्वल टू 0 इफ नल स्पेस इज ट्रिवियल। अब आपको रैंक नल्टी थ्योरम ये बताता है कि डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ सी एंड द रेंज ऑफ सी। अब आपको रैंक नल्टी थ्योरम ये बताता है, इन जनरल ये बताता है कि डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ सी। अब आप इसका प्रूफ देख लें। हम फर्ज कर लेते हैं कि एक्स की डायमेंशन एन है। फाइनाइट डायमेंशनल केस में आप जानते हैं कि एक्स की और उसकी ड्यूल स्पेस की डायमेंशन सेम होती है, यानी अगर एक्स की डायमेंशन एन है तो एक्स प्राइम की डायमेंशन भी एन होगी। अब एक्स डबल प्राइम एक्स प्राइम की ड्यूल स्पेस है, लिहाजा एक्स डबल प्राइम की डायमेंशन भी एन होगी। सो द डायमेंशन ऑफ एक्स प्राइम एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू एन। हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक्स डबल प्राइम की डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू एन। अब सी हमारे पास क्योंकि एक लीनियर ऑपरेटर है एक्स से एक्स डबल प्राइम पे, फिर ये 1 1 मैपिंग भी है। अगर सी कोई लीनियर ऑपरेटर 1 1 हो तो हम जानते हैं फिर उसकी नल स्पेस 0 होती है और इसकी डायमेंशन जो है वो, और नल स्पेस की डायमेंशन 0 है। अब रैंक नल्टी थ्योरम के मुताबिक डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ सी एंड द डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ सी। अब क्योंकि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस 0 है, लिहाजा आप याद रख लें कि जब भी कोई लीनियर ऑपरेटर 1 1 होता है तो फिर डायमेंशन ऑफ डोमेन इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ रेंज। फिर डोमेन और रेंज की डायमेंशन सेम होती है। एंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ सी? डोमेन ऑफ सी इज द होल एक्स। सो डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ सी एंड डायमेंशन ऑफ एक्स इज एन। सो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ सी इज इक्वल टू दी एन। ऑन द अदर हैंड आपने देखा है कि एक्स डबल प्राइम की डायमेंशन भी एन है और रेंज ऑफ सी की डायमेंशन भी एन है, जबकि रेंज ऑफ सी असल में क्या है? रेंज ऑफ सी इज अ सबसेट ऑफ एक्स डबल प्राइम। अब रेंज ऑफ सी एक्स डबल प्राइम की ऐसी सब स्पेस है जिसकी डायमेंशन स्पेस की डायमेंशन के बराबर है, लिहाजा रेंज ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स डबल प्राइम बिकॉज R of C is a subspace of x double prime of same dimension, therefore R of C is equal to x double prime। क्योंकि एक प्रॉपर सबस्पेस अगर आपके पास हो R of C, यानी अगर R of C इक्वल टू x प्राइम ना हो, यानी अगर R of C प्रॉपर सबसेट हो x डबल प्राइम का, तो कभी भी R of C की डायमेंशन x डबल प्राइम की डायमेंशन के इक्वल नहीं हो सकती। Now because the dimension of R of C and x double prime are same, so R of C is equal to x double prime। और इसका क्या मतलब है कि R of C is equal to x double prime? इसका मतलब ये है कि range of C is equal to x double prime, so C is onto mapping and hence this x is reflexive। So every finite dimensional norm space is reflexive। अब इस रिजल्ट की वजह से हमें बहुत सारी एग्जाम्पल मिल जाएंगी। Since every finite dimensional norm space is reflexive, therefore R इसकी डायमेंशन 1 है, C over C इसकी डायमेंशन 1 है, R n डायमेंशनल स्पेस है, C n over C ये n डायमेंशनल स्पेसेस हैं। So all of these are finite dimensional spaces, hence these are reflexive spaces। Similarly, space of all nth degree polynomials including 0, this is also a finite dimensional space and its dimension is n plus 1, so all of these are reflexive spaces। So all finite dimensional spaces are reflexive spaces, but converse is not true। You can find some example of infinite dimensional spaces which are also reflexive। Now third result is every Hilbert space H is reflexive। This is very important theorem।
हर हिल्बर्ट स्पेस रिफ्लेक्सिव होती है. Let's see from H to H double prime be the canonical mapping where H is the Hilbert space, H double prime is the second dual of H. Recall that a normed space is reflexive if C is onto. H reflexive आपने प्रूव करना है. H reflexive कब होगी? जब ये मैपिंग onto होगी. onto के लिए हम क्या प्रूव करेंगे? We will prove that for every G in H double prime there is an X in H such that Cx इज इक्वल टू जी. हम ये प्रूव करेंगे कि हर G के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक X एक्स हम ये प्रूव करेंगे कि H डबल प्राइम के हर एलिमेंट G के कॉरस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में एक एलिमेंट X ऐसा मिल जाएगा कि C ऑफ X उस G पे मैप करेगा, सो दैट C इज ऑन टू एंड दिस स्पेस इज रिफ्लेक्सिव स्पेस. ये हमें प्रूव करना है. अब हम यूज करेंगे रीज थ्योरम. रीज थ्योरम ये कहता है कि हिल्बर्ट स्पेस के हर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के करस्पॉन्डिंग आपको हिल्बर्ट स्पेस में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा सच दैट वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज सेम एज द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद दैट जेड फॉर एवरी एक्स इन एक्स. इसका मतलब ये है कि हर f के करस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट z ऐसा मिल जाएगा जो वही वैल्यू देगा जो f वैल्यू दे रहा है आपको. मजीद ये कि f की लेंथ और z की लेंथ भी सेम होती. इस तरह से आप h और h डबल प्राइम के दरमियान एक ऐसी मैपिंग आप डिफाइन कर सकते हैं. दिस डिफाइंस ए बाइजेक्टिव कॉन्जुगेट लीनियर ऑफ मैपिंग a फ्रॉम h प्राइम टू h विच मैप्स a f ऑन टू z. क्योंकि हर f के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक वेक्टर z मिल जाया करेगा, लिहाजा इन f और z के दरमियान आपको एक मैपिंग मिल जाएगी जो आप ऑलरेडी इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में प्रूव कर चुके हैं कि ये मैपिंग बाइजेक्टिव है और कॉन्जुगेट लीनियर मैपिंग. आप ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं कि ये मैपिंग बाइजेक्टिव कॉन्जुगेट लीनियर मैपिंग है, लिहाजा अब आप इस रिजल्ट को याद रखें. अब इसी तरह H प्राइम जो है वो H की ड्यूल स्पेस है और एवरी ड्यूल स्पेस इज कंप्लीट स्पेस, सो H प्राइम इज आल्सो हिल्बर्ट स्पेस. H प्राइम पे आप इस A की मदद से इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं. अगर आप इसके दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट H प्राइम के अंदर अगर आप F1 F2 लेते हैं तो F1 F2 इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू AF2 इंटू AF1. ये आप याद रखें. इसे इनर प्रोडक्ट प्रूव करने के लिए इसे हम AF2 AF1 लेते हैं. अब ये आपके लिए बड़ी आसान एक्सरसाइज है कि आप इसे प्रूव करें कि ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते. सो H प्राइम इज ए इनर प्रोडक्ट स्पेस विद दिस इनर प्रोडक्ट. अब आप रीज थ्योरम लगाएं H डबल प्राइम पे, बिकॉज H डबल प्राइम इज ड्यूल स्पेस ऑफ H प्राइम. सो फॉर एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल G देयर इज एन एलिमेंट. So for every bounded linear functional G in H double prime using Rees representation theorem, there is an element F naught in H prime such that G of F is equal to the inner product of F with F naught. और inner product की definition के मुताबिक F naught is equal to A F naught into AF. Recall that F of X जब आपने पहले Rees theorem लगाया था तो हमारे पास X Z inner product के बराबर था, जबकि Z is equal to A of F. Also we write A of F naught is equal to X. We thus have from G of F is equal to F naught. ये इनर प्रोडक्ट हमें A F naught इनर प्रोडक्ट A F देगा. अब A F naught को आपने X फर्ज कर लिया है और A F हमारे पास Z के इक्वल है और X Z क्या है हमारे पास, ये F of X है. F of X को आप जानते हैं हम G X F लिख सकते हैं और GXF को आप जानते हैं हम CX लिख सकते हैं. F of X को आप जानते हैं आप GXF लिख सकते हैं. सो GF is equal to GXFF because F is arbitrary, we can eliminate F on both sides. So G is equal to GX and what is GX? GX को आप CX लिखते हैं. C इस तरह की मैपिंग है जो X को GX पे मैप करती है. So G is equal to CX which shows that, ये साबित करती है कि आपने एक आर्बिट्रेरी G लिया था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट X ऐसा मिल गया है कि CX इज इक्वल टू G विच शोज दैट C इज एन ऑन टू मैपिंग. और अगर C ऑन टू मैपिंग है तो इसका मतलब ये है कि हिल्बर्ट स्पेस आपके पास रिफ्लेक्सिव स्पेस है. फिर से आप रिकॉल कर लें कि अगर आपने हिल्बर्ट स्पेस को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो आपको 2 मरतबा रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगाना पड़ेगा. एक मरतबा आप इसको H पे लगाएंगे, एक मरतबा आप उसको H प्राइम पे लगाएंगे.
अब इस थ्योरम की मदद से आपको और बहुत सारी एग्जांपल मिल गई हैं। अब जो भी हिल्बर्ट स्पेस होगी वो रिफ्लेक्सिव स्पेस होगी। फॉर एग्जांपल Rn L2 ये दोनों हिल्बर्ट स्पेसेस हैं और ये रिफ्लेक्सिव स्पेसेस हैं। अब आप देखिए ये इंटरेस्टिंग है कि Rn आपके पास एक ऐसी एग्जांपल है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है और रिफ्लेक्सिव स्पेस है, जबकि L2 आपके पास एक इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है जो कि एक रिफ्लेक्सिव स्पेस है। लिहाजा ये प्रूव करती है कि आपके पास इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस भी रिफ्लेक्सिव हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। सम टाइम स्पेस के सेपरेबल होने ना होने से भी हम उसके रिफ्लेक्सिव होने का पता लगा सकते हैं। हमारे पास एक रिजल्ट है कि ए सेपरेबल नॉर्म स्पेस विद ए नॉन सेपरेबल ड्यूल स्पेस कैन नॉट बी ए रिफ्लेक्सिव स्पेस। इसे प्रूव करने से पहले हमें एक लेमा चाहिए है, एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शनल। फर्ज करें कि x आपके पास एक नॉर्म स्पेस है, y उसकी एक प्रॉपर क्लोज सब स्पेस है। प्रॉपर का मतलब ये है कि y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x सो दैट x माइनस वाई विल बी नॉन एम्प्टी। फर्ज करें कि x नॉट एक एलिमेंट पड़ा है x माइनस वाई में, यानी वो x में है लेकिन y में नहीं है, एंड डेल्टा इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ x नॉट टू y एंड लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस फ्रॉम x नॉट टू y। ये x नॉट और y का डिस्टेंस है। आपको पता है एक पॉइंट और सेट का डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज द इन्फिमम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम x नॉट टू। अब अगर ऐसा है कि लेट y बी ए प्रॉपर क्लोज सबस्पेस ऑफ x एंड डेल्टा इज द डिस्टेंस ऑफ x नॉट टू y, फिर आपको एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसकी अपनी लेंथ अगर आप लें तो वो 1 होएगी। अगर आप उसे y के एलिमेंट पे अप्लाई करें तो यू विल गेट 0। अगर आप उसे फिक्स्ड x नॉट पे अप्लाई करें तो यू विल गेट द डिस्टेंस डेल्टा। अब आपको ये प्रूव करना है कि एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल इस तरह का एग्जिस्ट करता है कि जिसमें आपको मजीद 3 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। एक आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी लेंथ 1 है। एक आपको ये प्रूव करना होगा कि y के एलिमेंट पे वो 0 आंसर दे रहा है। तीसरा आपको ये प्रूव करना होगा कि जब वो x नॉट पे अप्लाई करते हैं तो वो डेल्टा डिस्टेंस के बराबर है। इसे हम प्रूव करते हैं हान-बानाक थ्योरम से। हान-बानाक थ्योरम के लिए आपको एक सबस्पेस चाहिए होती है। लेट Z आपके पास एक सबस्पेस है विच इज स्पैन्ड बाय y एंड दैट पॉइंट x नॉट। 2 ही चीज़ें थी आपके पास, एक आपके पास y थी और एक आपके पास x नॉट था। आप इन दोनों का यूनियन लेके उसका जो स्पैनिंग सेट है उसे आप Z का नाम दे रहे हैं और आप जानते हैं कि स्पैनिंग सेट इज ऑलवेज ए सबस्पेस, सो दिस Z इज अ सबस्पेस ऑफ x। We consider the subspace Z of x spanned by y and x naught. Define a bounded linear functional f on Z. अब आप Z पे एक bounded linear functional define करें। लिहाजा अब आप Z का कोई भी एलिमेंट लें तो वो इस फॉर्म में होगा Z is equal to the linear combination of y and x naught। और y का हर लीनियर कम्बिनेशन दोबारा y के एलिमेंट बनेगा। लिहाजा every Z is equal to y plus alpha x naught। हम एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f डिफाइन कर लेते हैं z पे, विच इज डिफाइंड एज f जिस z पे अप्लाई हो उस z के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपको यहाँ पे एक स्केलर अल्फा मिल जाएगा। अगर आप z चेंज करेंगे तो ये स्केलर अल्फा चेंज हो जाएगा बिकॉज y एंड x नॉट आर फिक्स्ड। अब हम मैपिंग इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि f जिस भी z पे अप्लाई होगा उसका आप स्केलर अल्फा यूज कर लें। सो f ऑफ z इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है, ये अल्फा चेंज होता रहेगा। अल्फा ऑफ z पे डिपेंड करता है। f ऑफ z1 इज इक्वल टू अल्फा 1 डेल्टा, f ऑफ z2 इज इक्वल टू अल्फा 2 डेल्टा। अब यहाँ पे आपके लिए एक बड़ी इजी एक्सरसाइज है कि आप ये आसानी से प्रूव कर लेंगे कि ये z जो है ये लीनियर है। अच्छा, अब जरा आप इस पे गौर करें। अगर आप अल्फा को 0 कर दें तो आपके पास राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास f ऑफ y रह जाएगा। सो f ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन है जो आपने प्रूव करनी थी कि f एक ऐसा बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है जो अगर y पे अप्लाई हो तो आंसर हमें 0 देगा। लिहाजा एक बात ये हो गई। इसी में अगर आप y को 0 कर दें और अल्फा को 1 कर दें तो यहाँ आपके पास अल्फा 1 करने से ये डेल्टा बन जाएगा। आपको f ऑफ x नॉट मिल जाएगा डेल्टा। ये सेकंड कंडीशन थी जो आपने प्रूव करनी थी कि f ऑफ x नॉट इज इक्वल टू डेल्टा। लिहाजा इस f में 2 वो खूबियां जो आपने प्रूव करनी थी। नाउ वी प्रूव दैट f इज बाउंडेड। अगर तो अल्फा 0 हो तो f ऑफ z क्योंकि 0 है, लिहाजा हम फर्ज कर लेते हैं कि अल्फा इज नॉट 0। अल्फा अगर 0 नहीं है तो आप 1 ओवर अल्फा भी ले सकते हैं एंड -1 ओवर अल्फा y इज स्केलर मल्टीपल ऑफ y, सो इज एन एलिमेंट ऑफ y।
अब आप देखें कि एफ ऑफ जेड क्या था आपके पास, अल्फा इंटू डेल्टा। सो एफ ऑफ जेड मॉड इज इक्वल टू अल्फा मॉड एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या था हमारे पास, वो एक्स नॉट से वाई का डिस्टेंस था। अब यहां पे आप वाई की वैल्यू पुट कर दें, -1 ओवर अल्फा वाई, यह आ जाएगा। आप इसका एलसीएम लेके अल्फा कैंसिल कर दें, यू विल गेट वाई प्लस डेल्टा, you will get y plus alpha x naught which is equal to z. So f of z mod is equal to the length of z. So f of z is less equal to the length of z. और अगर आप z लेंथ से डिवाइड कर दें, you will get f of z mod over z norm is less equal to 1, and if you take the supremum it gives f, and we know that f norm is equal to the supremum of f of z mod over z norm, and this is less equal to 1, which means that f is bounded and length of f is less equal to 1. On the other hand, we prove that the length of f is greater equal to 1. We now prove that the length of f is greater equal to 1. अब थोड़ी देर के लिए गौर करें तो ये इन्फिमम जो है ये डेल्टा की वैल्यू है। अब आप थोड़ी देर के लिए गौर करें, ये जो डेल्टा की वैल्यू है, बिकॉज डेल्टा इज द इन्फिमम, अब बाय डेफिनेशन इन्फिमम एक लिमिट पॉइंट होता है, यानी उस सेट में पूरा एक सीक्वेंस पड़ा होता है जो उसको कन्वर्ज कर रहा होता है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम y कंटेन्स ए सीक्वेंस yn सच दैट yn माइनस एक्स नॉट अप्रोचेस टू डेल्टा। क्योंकि डेल्टा इन्फिमम है इस किस्म के सेट का, लिहाजा आप सीक्वेंस के एलिमेंट भी इसी किस्म के लेंगे, yn माइनस एक्स नॉट। अब अगर zn को आप yn माइनस एक्स नॉट ले लें तो यहां पे आपके पास अल्फा जो था वो -1 बन जाएगा। सो दैट एफ ऑफ जेड एन क्या था हमारे पास, इक्वल टू अल्फा डेल्टा। अब अल्फा क्योंकि -1 है, सो दिस इज माइनस डेल्टा। एंड ऑल्सो लेंथ ऑफ एफ क्या होती है हमारे पास, लेंथ ऑफ एफ इज द सुप्रीमम ऑफ दिस रेशो। सो सुप्रीमम इज ग्रेटर इक्वल टू एफ ऑफ जेड एन ओवर जेड एन नॉर्म। और एफ ऑफ जेड एन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये हमारे पास डेल्टा बन जाएगा ओवर जेड एन नॉर्म। अब जेड एन नॉर्म किसको कन्वर्ज कर रहा है, जेड एन नॉर्म भी डेल्टा को कन्वर्ज कर रहे हैं, डेल्टा बाय डेल्टा इज 1। सो फ्रॉम हेयर एफ नॉर्म इज ग्रेटर इक्वल टू 1। लिहाजा हमें एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ ऐसा मिल गया है जो जेड पे डिफाइंड है और जो वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है जो हमें चाहिए थे। यानी अगर उसे वाई पे अप्लाई करते हैं तो 0 आंसर देता है, अगर उसे एक्स नॉट पे अप्लाई करते हैं तो वो डेल्टा आंसर देता है, और उसकी अपनी लेंथ निकालते हैं तो वो 1 होती है। अब हमें हान-बानाक थ्योरम ये बताता है कि वी कैन एक्सटेंड एफ टू एक्स विदाउट इंक्रीजिंग द लेंथ। यानी हान-बानाक थ्योरम ये था हमारे पास कि अगर एफ किसी सब स्पेस जेड पे डिफाइंड है तो आपके पास एफ बार एक बाउंडेड लीनियर एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी जो पूरी स्पेस एक्स पे डिफाइंड होगी और उसकी लेंथ वही होगी जो लेंथ ऑफ एफ होगी। सो देयर एग्जिस्ट ए बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ डैश whose length is 1, and when it applied on y it gives 0, and when we apply it on x naught it gives delta. Now using this lemma we prove that a separable norm space X with a non-separable dual space X prime cannot be reflexive. यानी अगर कोई separable space ऐसी हो जिसकी dual space non-separable हो तो वो reflexive नहीं हो सकती। सेपरेबल नॉर्म स्पेस से क्या मुराद है, सेपरेबल स्पेस ऐसी स्पेस होती है जिसकी एक काउंटेबली डेंस सब स्पेस हो। वी सपोज दैट द ड्यूल स्पेस इज सेपरेबल। अगर ड्यूल स्पेस सेपरेबल है तो फिर उसका यूनिट स्फीयर भी सेपरेबल होगा। यूनिट स्फीयर यू प्राइम एक्स प्राइम के वो एलिमेंट्स हैं जिनकी लेंथ 1 है। इनके सेपरेबल होने का मतलब है कि दे आल्सो कंटेन ए काउंटेबली डेंस सबसेट। सपोज एफ एन इज सच सेट। काउंटेबल का मतलब ये है कि उसको आप इनफाइनाइट सीक्वेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एफ एन क्योंकि यूनिट स्फीयर के एलिमेंट्स हैं लिहाजा इनकी अगर आप लेंथ लेंगे तो वो 1 होगा। और लेंथ ऑफ फंक्शनल क्या होता है, दिस इज द सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स वेयर एक्स नॉर्म इज 1। सो दिस सुप्रीमम इज इक्वल टू 1। नाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, व्हाट इज द सुप्रीमम? सुप्रीमम इज द लीस्ट अपर बाउंड। बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, अगर सुप्रीमम में से आप कुछ माइनस करेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। सो दिस इज नॉट एन अपर बाउंड। अपर बाउंड ना होने का मतलब है कि इस सीक्वेंस में आपको कुछ पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो उससे ग्रेटर होंगे। सो वी कैन फाइंड एक्स एन इन एक्स ऑफ नॉर्म 1 सच दैट एफ एन नॉर्म माइनस एप्सिलॉन इज लेस इक्वल टू एफ एन एक्स एन नॉर्म।
एफ एन नॉर्म इज 1 क्योंकि यूनिट स्फीयर के एलिमेंट है. 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस इक्वल टू एफ एन एक्स एन. Here epsilon is arbitrary positive real number. Suppose epsilon is equal to 1 over 2, then 1 minus 1 over 2 is again 1 over 2. So fn xn is greater or equal to 1 over 2. अब इसे हम यूज करेंगे कंट्राडिक्शन के लिए. Let y is equal to the closure of the spanning set of xn. gxn वो सीक्वेंस है जो हमें मिला था. Then y is separable. y क्यों सेपरेबल है? क्योंकि ये xn इसका एक काउंटेबली डेंस सबसेट है जो कि y में डेंस है because its closure is equal to y. Then y is separable because y has a countable dense subset, namely the set of all linear combinations of xn's with the coefficients whose real and imaginary parts are rational numbers, so that they are countable. We prove that y is equal to x. Suppose y is not equal to x, then y is a proper subset of x. Also y is closed because it is closure of a closed set. Suppose that y is not equal to x, then y is proper subset of x. Also y is closed because it is closure of a set is closed. Now we use the lemma that if y is closed proper subset of x, then there exists a bounded linear functional f bar with three properties. Number one, its length is 1. Number two, जब आप y पे apply करेंगे it will be 0. Number three, we prove that y is equal to x. Suppose y is not equal to x, then y is a proper subset of x. Also y is closed because it is closure of a set, and closure of a set is always a closed set. Then by using our lemma, there exists a bounded linear functional f bar with length 1 and f bar of y is 0 for all elements of y. Now since xn's are elements of y, therefore f bar xn is 0. Let's start with our inequality. 1 over 2 less equal to fn xn. We can write fn xn minus f bar xn because f bar xn is 0. We can subtract by 0. अब xn को आप कॉमन ले लें. fn minus f bar. अब fn और f bar दोनों बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हैं तो इनका डिफरेंस भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होगा. अब बाउंडेड की डेफिनेशन यूज करें. दिस इज लेस इक्वल टू the length of fn minus f bar into the length of xn, and xn norm is 1, so fn minus f is greater or equal to 1 over 2, which is contradiction because fn are dense in u prime and f bar is an element of u prime, so fn should be arbitrarily close to f, but this inequality says that fn will be far away from f. Even this is greater or equal to 1 over 2. This is contradiction to our supposition that y is not equal to x, so y is equal to x, and if y is equal to x, then x is a finite dimensional, which is contradiction again. This proves our result that a separable norm space with a non-separable dual x prime cannot be reflexive. In the end, we have some discussion. If x is reflexive, then x and x double prime are isomorphic under the canonical mapping. So the separability of x implies the separability of x double prime. यानी अगर x separable होगा तो x double prime भी separable होगा. Converse may not hold. In the end, we give an example. L1 is not reflexive क्योंकि L1 separable है, लेकिन इसका जो dual space है L infinity वो separable नहीं है. लिहाजा अगर एक norm space separable हो और उसका dual non separable हो तो वो reflexive नहीं हो सकती. So L1 is not reflexive space.